रविवार की शाम पवई की एक चौल में बिस्तर पर लेटे दो दोस्तों को ये इल्म नहीं था कि पंखे के रेगुलेटर चेंज करने का ये टाल मटोल उनके अफसाने को एक ऐसा मोड़ दे जाएगा जिसके वो मुंतजिर बने बैठे हैं। यकीन से बाहर की बात थी। एक शाम वाक़ियतन वो छाप छोड़ सकता है जिससे पनपे आइडियाज़ के बलबूते दो दोस्तों ने हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। पवई की चौल से हेवल्स, क्रॉम्पटन, उषा, बजाज जैसी जड़े जमाए बैठी इन कंपनियों को चैलेंज करने तक की एटमबर्ग की जर्नी आपको फिल्म 12th फेल की याद दिलाती है, क्योंकि दोनों कहानी में कई समानताएं हैं। वहीं दो दोस्त, सीढ़ियों दर सीढ़ियों का सफ़र, ज्वार भाटा सा रास्ता, जर्रे दर जर्रे का ख्वाब, और दोनों ही कहानियों में एक कॉमन सा किरदार, मनोज। 12th फेल में मनोज शर्मा है, एटमबर्ग की कहानी में मनोज मीणा है। आज जब एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज IPO के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है, पब्लिक एंटिटी के रूप में खुद को बदलना शुरू कर दिया है, मर्चेंट बैंकरों का चुनाव कर लिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कंपनी का फाइनेंस, कारोबार, फंडिंग और तमाम फाइनेंशियल बारीकियाँ किस तरीके की हैं, क्या संकेत दे रही हैं। एटमबर्ग भारत की तेज़ी से बढ़ती स्मार्ट होम अप्लायंसेस कंपनियों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ पंखे बनाने से नहीं हुई थी। शुरुआती दिनों में कंपनी DRDO, BARC और IIT जैसे संस्थानों के लिए मोटर कंट्रोल ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर काम करती थी, लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूशन से कंपनी नहीं बनती जब तक स्केल ना हो। IIT बॉम्बे के एलुमनाई मनोज मीणा, शिवाम दास पहले भी कई आइडियाज़ पर काम कर चुके थे, सफलता किसी में नहीं मिली थी। लेकिन जब BLDC मोटर बेस्ड फैन बनाने का आइडिया आया तो एक बार दोनों को ये समझ नहीं आया कि आखिर निकोला टेस्ला जिस इंडक्शन बेस्ड मोटर टेक्नोलॉजी को आज से 100 साल पहले दे चुके थे, दुनिया और ये कंपनियां आखिर वहीं क्यों अटकी हुई थी। ये सीलिंग फैन आखिर अब तक 100 साल पुराने टेक्नोलॉजी पर क्यों बेस्ड है, क्यों काम कर रहा है। और आज उससे 40 साल पहले BLDC मोटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का जो आइडिया है वो आ चुका था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको BLDC मोटर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। देखिए, BLDC मोटर टेक्नोलॉजी एक ऐसी मोटर होती है जिसमें ब्रश नहीं होता है, और इसी वजह से जो है ये ट्रेडिशनल ब्रश वाले जो मोटर होते हैं उनसे 85 से 95% ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा लो मेंटेनेंस होते हैं, लाइट भी होते हैं और कॉम्पैक्ट भी होते हैं, लो साउंड वाले भी होते हैं। यानी एक तरीके से सामान्य सीलिंग फैन जो 75 से 80 वाट का बिजली लेता है चलने के लिए पूरे दिन में, वही BLDC फैन जो है 25 से 30 वाट बिजली में पूरा दिन चल सकता है। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इस मोटर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन 2015 में मनोज शर्मा और शिवाम दास जब रिसर्च प्रोजेक्ट का काम छोड़ के BLDC सीलिंग फैन का प्रोटोटाइप बनाकर पिच करने निकले तो कोई एक ऐसा इन्वेस्टर नहीं था जो इनके साथ खड़ा हो। सबका यही कहना था कि क्या गारंटी है कि आइडिया कॉपी नहीं हो सकता, क्या गारंटी है कि उषा, क्रॉम्पटन जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में नहीं उतरेंगी, तो इनसे कैसे निपटोगे, उनसे कैसे कम्पीट करोगे जिन कंपनियों ने ऑलरेडी जड़ें जमा ली है अपनी यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बनाओगे, मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी है, उषा, क्रॉम्पटन जैसी कंपनियों के सामने मार्केटिंग में उन्हें कैसे बीट करोगे। तो यही कई सवाल थे और इन सवालों का उस वक्त इनके पास कोई ठोस जवाब था ही नहीं। और उन्होंने बहुत बारीकी से सोचा, बारीकी से अध्ययन किया कि वाकई अगर मुझे उषा, क्रॉम्पटन, हेवेल्स जैसी कंपनियों से अगर निपटना है, उनके जैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खड़ा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। दिग्गज कंपनियों के मामले में मैं उन्हें टेक्नोलॉजी से कैसे बीट कर सकता हूँ, उनके मामले में हम रिसर्च में कहाँ खड़े हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब इन्होंने ढूंढने शुरू किए और उन्हें ये आखिरकार आइडिया लग गया कि इस तरीके के सवाल को कैसे काउंटर करना है। लगातार पिचिंग और रिसर्च के दौरान दोनों लोगों को एक बात समझ आई कि बड़ी कंपनियां अगर इस सेगमेंट में आई भी तो उनके सामने कई चैलेंजेस होंगे। पहला तो ये उनका सेकेंडरी और ऑप्शनल प्रोडक्ट होगा। कंपनियां नए टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए टाइम लेंगी। बड़ी कंपनियों में आइडियाज़ टेबल पे आते हैं, फिर ग्राउंड पे आते हैं, तो इस तरीके के भी चैलेंज थे। साथ ही बड़ी कंपनियां अपने रनिंग ऑपरेशन को एक साथ बंद नहीं कर सकती। साथ ही R&D को चैनलाइज करने और आइडियाज़ पर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में बड़ी कंपनियों को वक्त लगता है। साथ ही पुरानी इन्वेंट्री को सेटल करना इन दिग्गज कंपनियों के लिए कहीं से आसान नहीं है। ऐसे में एटमबर्ग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है तो इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ज़रूर मिलेगा।
साथ ही कंपनियां ब्रांड को मिमिक तो कर सकती हैं, लेकिन R&D को हमारे स्तर पर लाने में उन्हें वक्त लगेगा। फिर हर पिचिंग में उन्होंने इस तरीके से अपनी बात रखनी शुरू की। INC 42 की रिपोर्ट की माने तो कंपनी ने शुरुआती दौर में करीब 1 करोड़ रुपए की एंजल फंडिंग जुटाई। सबसे पहले बतौर निवेशक आर्थिक ग्रुप ने इन पर भरोसा जताया और आर्थिक ग्रुप से जो पैसे मिले उसका तकरीबन 80% हिस्सा फैक्ट्री लगाने, डिजाइन तैयार करने और पहला प्रोडक्ट बनाने में खर्च हुआ। तकरीबन 6 महीने की लगातार रिसर्च और प्रोटोटाइप टेस्टिंग के बाद पहला फैन जो है लॉन्च हुआ। उस समय कंपनी ने अपने पहले फैन ब्रांड का नाम रखा गोरिल्ला। बाद में इसी नाम को उन्होंने बदलकर एटम बग बना दिया। कंपनी की पहली फैसिलिटी लगी नई मुंबई में। इसके बाद कंपनी ने कई राउंड की फंडिंग की, जिसमें IDFC परमानेंट कैपिटल की तरफ से तकरीबन $1 मिलियन की फंडिंग मिली। A91 पार्टनर्स जंगली वेंचर्स की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और तमाम फैसिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया। लेकिन कंपनी पहले महीने में सिर्फ 500 ही पंखे बेच पाई। बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसी बिक्री हो तो इन्वेस्टर का भरोसा जरूर हिलता है। फिर शुरू हुआ एनालिसिस, जिसके बाद कंपनी ने ऑनलाइन बिक्री पर विचार किया। रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा ग्रुप, IIT हैदराबाद जैसे संस्थान ग्राहक बने। यहीं से मिला कंपनी की डिमांड को सपोर्ट। BLDC मोटर को लेकर जब जागरूकता बढ़ी तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी सबसे अच्छी रेटिंग मिली और 2017 में भारत सरकार की तरफ से नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी मिला। कंपनी काफ़ी समय तक B2B सेगमेंट में काम करती रही, लेकिन बढ़ती डिमांड को देखकर ऑफलाइन रिटेल सेगमेंट में उतरी। 2019-2020 आते आते कंपनी 1 लाख ग्राहक और 30,000 से ज़्यादा रिटेल पार्टनर्स को जोड़ने में कामयाब रही। 2022 में कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा BLDC फैन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। 2023 में कंपनी ने स्मार्ट डोर लॉक लॉन्च किया। 2024 में कंपनी ने स्मार्ट मिक्सर ग्राइंडर लॉन्च किया। साथ ही कंपनी ने कोल्ड प्रेस जूसर, अडेप्टिव वाटर प्यूरीफायर, अलग अलग तरीके के तमाम प्रोडक्ट लॉन्च किए और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को थोड़ा बेहतर बनाया। एक बार कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल पर भी नज़र डालते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक FY 24-25 में कंपनी का प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा। कंपनी के आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि घाटे में कमी आई। FY 25 में कंपनी का कुल आय 1000 करोड़ से ज़्यादा दर्ज की गई। अगर कंपनी के एक्सपेंस पर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि FY 25 में कंपनी ने रॉ मटेरियल पर तकरीबन 506.2 करोड़ खर्च किए, जो कुल खर्च का तकरीबन 45% था। FY 24 में यही एक्सपेंस तकरीबन 1025 करोड़ था। एम्प्लॉय कॉस्ट 248.3 करोड़ से घटकर 158.6 करोड़ हो गया। FY 25 में कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर तकरीबन 104 करोड़ खर्च किए। इसके अलावा कंपनी फ्यूचर के लिए मोटर कंट्रोलर और कंप्रेसर जैसी तकनीक पर भी काम कर रही है, ताकि भविष्य में AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे बड़े अप्लायंसेस के लिए भी जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जा सके। INC 42 ने ही एक एटम बग पर केस स्टडी जारी की है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं और हम समझते हैं कि आखिर कंपनी ने जीरो से $100 मिलियन यानी तकरीबन 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ARR का सफ़र जो है वो कैसे तय किया। कंपनी BLDC मोटर के कॉन्सेप्ट के साथ फैन सेगमेंट में उतरी और कंपनी ने शुरुआती दौर में तकरीबन 1 करोड़ रुपये जुटाए, जिसका करीब 80% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, असेंबली लाइन बनाने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को प्रिपेयर करने में किया गया। सबसे पहले कंपनी ने B2B सेगमेंट में कारोबार किया, क्योंकि सीधे लोगों को फैन बेचना आसान नहीं था। इसके बाद पहला ऑर्डर मुंबई के एक स्कूल से मिला। टाटा ग्रुप, इंडियन रेलवे और कई बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक बनी, जिसके बाद एक ऑर्डर में तकरीबन 1500 से 2000 फैन बिकने लगे। कंपनी को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि सिर्फ B2B सेगमेंट में कारोबार से काम नहीं चलने वाला है, आपको रिटेल सेगमेंट में उतरना ही पड़ेगा। केवल 10% हिस्सा ही फैन मार्केट का B2B सेगमेंट में है, तो आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करना पड़ेगा। तो फिर कंपनी ने वही किया, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर खुद को लिस्ट किया, पंखे बेचने शुरू किए। लेकिन शुरुआती दौर में ये भी आसान नहीं था, क्योंकि देश भर में कहीं एक तो सर्विस सेंटर नहीं थे, ब्रांड नया था तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, वारंटी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। तो कंपनी ने फिर एक नया पॉलिसी चेंज किया, कंपनी ने अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोडक्ट गलती से
जो साल 2 साल एक पीरियड दिया गया, उस दौरान अगर ख़राब होती है और उस दौरान वो प्रोडक्ट ख़राब होता है तो हम आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, हम सीधा आपको एक्सचेंज करेंगे। बनाने का कोई झंझट नहीं है। कोई भी अगर मेरा प्रोडक्ट आपने लिया, एटम्बा का कोई प्रोडक्ट लिया और आपके वो उस प्रोडक्ट में कहीं ख़राबी आई, कहीं दिक्कत आई, आप सीधे चेंज कीजिए। एक पार्टिकुलर नंबर जारी किया गया, एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया, कहा गया कि इस पर ईमेल कीजिए, इससे कांटेक्ट कीजिए और बनवाइए मत, सीधा एक्सचेंज कीजिए। और ये यकीन मानिए ये स्ट्रेटजी इतनी कारगर रही कंपनी के लिए कि लोगों का भरोसा बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी BLDC जो सेगमेंट है उसका ऑलरेडी मार्केट में धीरे धीरे उसको लेकर जागरूकता बढ़ रही थी। लोग समझ रहे थे कि भाई ये जो फ़ैन है BLDC मोटर्स, ये नया चीज़ है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये जो पावर कम खाती है, ये लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, इसमें लाइट का भी ऑप्शन है। तो ये एक तरीके से मॉडर्न है और मॉडर्न होम अप्लायंसेस की डिमांड भी देश में लगातार बढ़ रही थी 2020-2021 में, और कंपनी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी पहुंच ग्राहकों तक बढ़ाई। तो स्ट्रेटजी में बदलाव किया कंपनी ने, कंपनी के सेल्स में सुधार हुआ, लेकिन चूंकि कंपनी मुनाफे में नहीं थी, एक दौर आया जब कंपनी के पास मात्र 3 हफ्ते का पैसा बचा था, 3 हफ्ते का एक्सपेंस बचा था और कंपनी ये तैयारी कर रही थी कि कैसे बंद की जाए। तो जब मुश्किल दौर चल रहा था तो A91 पार्टनर्स के अभय पांडे को कोल्ड ईमेल भेजा। तो उसके बाद कंपनी के हालात में सुधार हुए, कंपनी की रिवाइवल शुरू हुई और फिर से कंपनी ऑन ट्रैक हुई। आज कंपनी की करीब 600 से अधिक शहरों में पकड़ है, 35,000 से अधिक आउटलेट्स हैं। कंपनी के पास देश भर में 1,000 से ज़्यादा सर्विस पार्टनर्स भी हैं। कंपनी के पास आज तकरीबन 1 करोड़ का कस्टमर बेस है। समय के साथ कंपनी ने $50 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग जुटाई। आज कंपनी के पास A91 पार्टनर्स, इन्फ्लेक्सर वेंचर्स, IDFC परंपरा, सुमन कांत मुंजाल फैमिली ऑफिस जैसे इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी ने केवल सीलिंग फैन तक खुद को सीमित नहीं रखा। सीलिंग फैन के अलावा कंपनी ने वॉल फैन, एग्जॉस्ट फैन, मिक्सर ग्राइंडर जैसे अप्लायंसेस भी लॉन्च किए और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और रीच किया और डेवलप किया। और इसी स्ट्रेटजी की बदौलत कंपनी $100 मिलियन के ARR को हासिल करने में कामयाब रही। FY22 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 149% बढ़कर 358 करोड़ तक पहुंच गया। विज्ञापन पर खर्च किए गए हर 1 रुपये पर कंपनी तकरीबन 9.3 रुपये का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमाती है, यानी कंपनी ने 9.3 का ऑपरेटिंग रेवेन्यू हासिल किया। एक बार ये भी देखते हैं कि कंपनी के सामने अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं। कंपनी ने बेशक BLDC फैन सेगमेंट के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन अब उसे बड़े और दिग्गज ब्रांड जैसे क्रॉम्पटन, हैवेल्स, ओरिएंट, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, उषा इंटरनेशनल जैसी जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनके साथ कई मोर्चों पर कम्पीट करना पड़ रहा है। इन कंपनियों के पास पहले से मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एस्टैब्लिश मार्केट है, देश भर में ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं। बेशक एटम्बर्ग को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हो, लेकिन इन कंपनियों ने अपने चैनल को अब नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। साथ ही इन कंपनियों के पास स्ट्रॉन्ग कैपेक्स भी है। दूसरी कंपनियों ने भी अब BLDC मोटर्स, वाईफाई फैन, IoT प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। इससे कंपनी को अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। साथ ये कंपनियां बाजार में पहले से मौजूद ब्रांड के मुकाबले ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट उतारने पर फोकस कर रही हैं। लेकिन इस चैलेंज से अगर एटम्बर्ग सफलतापूर्वक निपटती है तो इसके पास 3 बड़े अवसर हैं। पहला ये कि देश भर में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। Tier 3, Tier 4 शहरों में, कस्बों में स्मार्ट प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ रही है। कंपनी के पास फैन से आगे बढ़कर मल्टी कैटेगरी होम अप्लायंसेस ब्रांड बनने की पूरी संभावना है, पूरी क्षमता है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि कंपनी ने सिर्फ फैन ही नहीं बेचा, कंपनी ने बेचा लो पावर कंजम्पशन का आइडिया, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का आइडिया, कम शोर और बेहतर डिजाइन का आइडिया, और लोगों ने इसी आइडियाज़ को हाथों हाथ लिया। एटम्बर्ग की कहानी बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी बिल्कुल नए सिरे से प्रोडक्ट बनाए। कई बार सफलता किसी पुराने प्रोडक्ट को नए सिरे से इनोवेट करने से भी मिल सकती है। भारत में करोड़ों लोग पहले से पंखे का इस्तेमाल करते रहे हैं। एटम्बर्ग ने नया बाजार नहीं बनाया, बल्कि पुराने पंखे को ज़्यादा स्मार्ट, कम बिजली खर्च वाला और बेहतर बनाकर पूरी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। तो ये है एटम्बर्ग की कहानी। और आगे एटम्बर्ग जैसी RHP फाइल करेगी, हम उससे भी आपको अपडेट करेंगे, अवगत कराएंगे कि उसमें कारोबार को लेकर, फाइनेंस को लेकर क्या डिटेल है। एटम्बर्ग जैसी दूसरी कंपनियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें और बताएं कि कौन सी ऐसी कंपनी है टमबर्ग के बाद जिसके बारे में आपकी दिलचस्पी है, जिसकी जर्नी आप जानना चाहते हैं।